नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो कैसे होता है, उसके लिए किस में फ्लो होता है, आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, कैपिलरीज क्या होती हैं, ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कौन करता है, हार्ट की मैकेनिज्म क्या होती है, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हार्ट कैसे काम करता है, ये सब चीजें हम लोग आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी अनअकैडमी के बारे में आपको देना जरूरी है। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल पर आपको टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट और ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड होता है। जिन लोगों ने अनअकैडमी का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया हो उसको डाउनलोड कर ले, जिससे कि उनको प्रॉपर वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएं, मेरे लेक्चर पर मिलना स्टार्ट हो जाएं और साथ ही साथ आपको जो है पीडीएफ और नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलना स्टार्ट हो जाए। साथ ही साथ अनअकैडमी का डेली लाइव क्लास, स्ट्रक्चर कोर्स, लाइव टेस्ट क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस प्राप्त करने के लिए आपको जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाना चाहिए और आपको टेलीग्राम लिंक जुड़ने के साथ साथ अनअकैडमी के ऐप को भी आपको जल्दी से डाउनलोड कर लेना चाहिए। यहाँ पर मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इससे आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहेगी, पीडीएफ फाइल्स आपको मिलती रहेंगी और आपको जो भी नई चीज़ें आएंगी वो आपको उससे आप अपडेट होते रहेंगे। नीचे यहाँ पर मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है ऐप का, इससे जुड़ करके आप मेरे ऐप पर अनअकैडमी के स्पेशल कोर्स जो है उसको आप मुझसे पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मेरे पुराने जो लेक्चर्स हैं उसको आप देख सकते हैं। आने वाले कोर्सेज को के बारे में आपको यहाँ से जानकारी प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का यहाँ पर मौका मिलता है। अनअकैडमी पर यूपीएससी सीएससी हिंदी के बहुत सारे सब्सक्रिप्शन कोर्स अवेलेबल हैं। पॉलिटी, गवर्नेंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर, जियोग्राफी, ऑप्शनल कोर्स, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी, एनसीईआरटी समरी, आर्ट एंड कल्चर, आंसर राइटिंग एक्सेस, इन सभी को आप अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक कोर्स के द्वारा इसको आप सब्सक्राइब करा करके उसको आप पढ़ सकते हो। प्लस कोर्स में जहां आपको लाइव टेस्ट, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल प्रदान किया जाता है। ये 1 मंथ से लेकर के 3 साल तक के कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जहाँ पर 6 महीने से 3 साल के जो कोर्स आपके हैं ये नो कॉस्ट ईएमआई पर अवेलेबल हैं। यहाँ पे 1 ईयर का कोर्स जो आपका है वो 49,500 का है। इसको अगर आप मेरे रेफरल कोड SS01 से परचेज करते हो तो आपको 10% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलता है। ये फीस आपकी 44,550 की हो जाती है। वहीं अगर आप आइकॉनिक की बात करते हो तो आइकॉनिक कोर्स जो आपका होता है इसमें प्लस कोर्स के साथ साथ आपको पर्सनल कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराई जाती है, स्टडी प्लानर आपको दिया जाता है और आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाता है। ये भी 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के कोर्स अवेलेबल हैं। 1 ईयर का कोर्स 69,500 का है। जो आप मेरे रेफरल कोड SS10 से परचेज कराओगे तो आपको यहाँ पर भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये 62,550 का हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग प्लस या आइकॉनिक कोर्स को सब्सक्राइब कराइए मेरे रेफरल कोड SS01 से और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। तो ये थी जानकारी जो आपको देनी थी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों को 3 चीज़ों को यहाँ पर ध्यान देना होता है कि ब्लड कहाँ पे फ्लो होता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज क्या होती हैं, हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है और साथ ही साथ आपका जो पूरा ब्लड है वो किस प्रकार से हार्ट के द्वारा उसको पंप करके अलग अलग ऑर्गन्स में उसको भेजा जाता है। तो ये पूरा सिस्टम जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि मनुष्य और जितने भी हायर एनिमल होते हैं, यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट्स, जैसे आपके कॉकरोच हो गए, केचुआ हो गया, यानी कि अर्थवर्म और आपके एनिलिडा संघ के जंतु जो होते हैं, इनके शरीर के अंदर पदार्थों के परिवहन के लिए एक
सुव्यवस्थित तंत्र होता है। वो केमिकल जो बॉडी फ्लूइड होता है वो पूरा उसी तंत्र के द्वारा पूरी बॉडी में फ्लो होता है। इसी तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें ब्लड फ्लो होता है और ब्लड एक प्रकार का क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड को डिटेल में पढ़ने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हम लोगों ने पूरा डिटेल में ब्लड को स्टडी किया हुआ है। ये जो लिक्विड होता है ब्लड, ये परिवहन या परिसंचरण हेतु एक माध्यम प्रदान करता है। परिसंचरण तंत्र में रुधिर के अतिरिक्त सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन होता है जिसे हम लोग हार्ट कहते हैं, और ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिनियां होती हैं जिसके अंदर ब्लड बहता है। इन्हीं रुधिर वाहिनियों के भीतर आपका जो रुधिर है वो निरंतर प्रवाहित होता रहता है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि तीन मेन चीज आपको यहाँ पर जोड़ करके हम लोग क्या पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। एक आपका हार्ट के बारे में, एक आपका वेन्स के बारे में, और एक आपका आर्टरी के बारे में, और चौथा आपका मेन जो ब्लड है। वेन और आर्टरी को हम लोग क्या कह देते हैं, ब्लड वेसल्स कह देते हैं। इसको आपको ध्यान देना होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम के जो मेन फंक्शन हैं वो अगर आप देखेंगे तो ये क्या करता है, इसके प्रमुख कार्यों की अगर हम चर्चा करें तो आप ये जानेंगे कि पोषक तत्वों का, खास करके ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, विटामिन आदि का एब्जॉर्प्शन करके एक निश्चित केंद्र से शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन का काम करने का काम सिस्टम ये करता है। हमारी बॉडी में, लीवर में जो अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है, या अन्य जो हमारी कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल बनते रहते हैं, उनको किडनी तक या किसी भी उत्सर्जी अंग तक लाने का काम भी हमारा परिसंचरण तंत्र करता है। हार्मोन का अंतःस्रावी ग्रंथियों से लक्षित अंगों तक पहुंचाने का काम आपका जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है। फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन, ऊतकों से CO2 का फेफड़े तक का परिवहन, ये सारा काम आपका परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट which pumps it to the lungs and the rest of the body। ब्लड सर्कुलेट जो होता है वो हार्ट से पंप होता है और लंग से पूरे बॉडी में क्या होता है, पहले ये लंग से हार्ट में आता है, फिर हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी में इसको फ्लो करता है। जब ब्लड सर्कुलेट होता है हार्ट से लंग्स की ओर, तो वहां से वो ऑक्सीजन को पिकअप करता है। इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो हमारी बॉडी में दो प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब होता है हार्ट और लंग्स के बीच का जो सर्कुलेशन है। हार्ट से इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा और लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा। ये जो साइकिल चलती है इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और फिर हार्ट से पूरी बॉडी में प्योर ब्लड जाता है और पूरी बॉडी से फिर इम्प्योर ब्लड हार्ट में आता है। तो हार्ट और बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन चलता है इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। तो दो तरह के सर्कुलेशन आपको ध्यान देना होगा। ब्लड जो होता है ये लंग्स से ऑक्सीजन को पिक करता है और ब्लड वेसल्स में खास करके आर्टरीज में जो है वो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाने का काम करता है। इन सब चीजों को हम लोग वहां पर डिटेल में देखने वाले हैं। हम लोग अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो किसी भी ह्यूमन बॉडी के या किसी भी मैमल्स के जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मुख्य रूप से तीन हैं। एक आपका हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। ये तीनों जो है वो किसी भी मनुष्य के सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिक एलिमेंट होते हैं। हार्ट जहां पर एक पंपिंग ऑर्गन होता है,
ब्लड वेसल जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, और जो फ्लूइड होता है वो आपका क्या होता है, ब्लड होता है। इसमें हम लोग ध्यान देंगे, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। ब्लड वेसल्स जो हमारी होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ब्लड वेसल्स मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं, यानी कि धमनियां कहते हैं। धमनियां धमनियां जो होती है मोटी पेशीय तथा लचीली भित्ति युक्त रुधिर नलिकाएं हैं, जो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं, वो धमनियां कहलाती हैं। यानी कि आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल द बॉडी पार्ट। हृदय से सभी भागों में जो ब्लड को ले जाती हैं वो क्या कहलाएंगी, वो धमनियां कहलाएंगी। और ये जो होती है मोटी पेशीय लचीली दीवार वाली नलिका से मिलकर के बनी होती हैं। ये शरीर में बहुत गहराई में होती हैं, इनको हम देख नहीं सकते हैं। हमारे जो ऊपर जो नसें दिखती हैं ये एक्चुअली वेन्स होती हैं, आर्टरीज नहीं होती हैं। इंजेक्शन वगैरह जो लगाया जाता है वो सब वेन्स में लगता है, क्योंकि आर्टरीज जो होती है वो बहुत अंदर गहराई में होती है, क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा होता है। अगर वो ऊपर होंगी और हाई प्रेशर हो जाएगा तो नसें वेन्स आर्टरीज आपकी फट सकती हैं। तो इसलिए इनकी दीवार को काफी मोटा बनाया गया है। आपकी जो आर्टरीज होती हैं इनकी जो वॉल होती है ट्यूब की, ये काफी मोटी होती है, और बीच का जो ल्यूमेन होता है इसमें ब्लड फ्लो होता है वो नैरो होता है। ये इसकी एक खासियत है। इसकी दीवार जो होती है वो मोटी होती है, थिक होती है, और जिसमें ब्लड फ्लो होता है वो आपका क्या होता है, नैरो होता है। जिससे कि दीवार मोटी होती है, इसका मेन रीजन यही है क्योंकि इसमें के अंदर काफी प्रेशर होता है, और अगर पतली दीवार होगी इसकी तो ये फट सकता है जल्दी, इसीलिए इसकी दीवार को बहुत मोटा बनाया गया है। और इसमें जो है सबसे बाहरी लेयर जो होती है उसको ट्यूनिका एक्सटर्ना कहा जाता है, या इसका एक नाम और है एडवेंटिशिया कहते हैं इसको। बीच वाली लेयर जो होती है उसको ट्यूनिका मीडिया कहा जाता है। ट्यूनिका मीडिया में 2 लेयर होती हैं, एक होती है स्मूथ मसल्स और एक होती है एक्सटर्नल इलास्टिक लेमाइना, और अंदर की जो लेयर होती है उसको कहते हैं ट्यूनिका इंटरना या इंटीमिया कहा जाता है। इसमें जो सबसे अंदर वाली होती है उसको इंडोथीलियम कहते हैं, और उसके इंडोथीलियम के ऊपर की जो लेयर होती है उसको सब इंडोथीलियम कहते हैं, और उसके ऊपर जो लेयर होती है वो इंटरनल इलास्टिक लेमाइना कहते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे तो कुल मिलाकर के ये 6 लेयर से मिलकर के आपकी बनी होती है। सबसे अंदर की लेयर जो ब्लड के कांटेक्ट में होती है वो इंडोथीलियम कहलाती है, और उसके इंडोथीलियम के बीच में जो गैप होता है उसी में ब्लड फ्लो होता है, इसको ल्यूमेन कहा जाता है। तो आर्टरीज जो होती है वो काफी मोटी होती है, ल्यूमेन उसका नैरो होता है, और दीवार उसकी मोटी होती है। और इसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं वेन्स की तरह, एक इसकी पहचान ये भी है। इसमें आपका ध्यान रखिएगा, इसमें वाल्व नहीं होते हैं। सभी आर्टरीज में प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, एक को छोड़ करके, वो आपकी होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के फर्स्ट चैम्बर यानी कि राइट ऑरिकल से, सॉरी, हार्ट के सेकेंड चैम्बर से यानी कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स को ब्लड की सप्लाई करता है। तो जो आर्टरी हार्ट से लंग्स को इम्प्योर ब्लड देता है, पहुंचाने का काम करता है, वो कहलाता है पल्मोनरी आर्टरी। और ये आर्टरी मात्र एक ऐसी आर्टरी हमारी बॉडी में है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो धमनियों के बारे में ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं।
आर्टरीज यानी कि धमनी में जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफी अधिक होता है, इसीलिए इसकी दीवार को जो है वो मोटा बनाया गया है। जैसा आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो कि इसका जो सबसे इनर लेयर है वो एंडोथेलियम है, उसके ऊपर वाली इंटिमा है, उसके ऊपर वाली मीडिया है, और सबसे बाहर वाली क्या है, एडवेंटिशिया लेयर। तो ये कुल 4 लेयर होती हैं, जिसमें मीडिया और इंटिमा दो दो लेयर में डिवाइड होती हैं, और बीच में जहाँ पे ब्लड फ्लो होता है वो क्या कहलाता है, आपका ल्यूमेन कहलाता है। ल्यूमेन सकरा होता है, नैरो होता है, और इसकी जो दीवार होती है वो नॉन स्टिक होती है, यानी कि चिपकने वाली नहीं होती है। चिपकने वाली होगी तो दोनों आपस में कोलैप्स कर सकती हैं, तो ये चिपकने वाली नहीं होती है, ये नॉन स्टिक होती है। और ट्यूनिका मीडिया जो होता है बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे क्या होता है, मस्कुलर फाइबर पाए जाते हैं, और ऐसा देखा गया है कि जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो धमनियां खाली हो जाती हैं, इससे ब्लड एकदम से गायब हो जाता है। और धमनियों का काम है ब्लड को बांटना, यानी कि धमनियां अलग अलग अंगों को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। वेन्स में भाई काम क्या है, ये ब्लड को लेती हैं, धमनियां क्या करती है, ब्लड को बांटने का काम करती हैं। हर ऑर्गन में ब्लड को सप्लाई करने का काम कौन करता है, तो धमनियां करती हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो धमनियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को सप्लाई करने का काम करती हैं, ब्लड को बांटने का काम करती हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी जो चीज आपकी यहाँ पर है वो आपकी कौन सी है, वेन्स है, सिराएं हैं। सिराएं जो होती हैं, चूंकि इसमें ब्लड का प्रेशर कम होता है, तो ये इसकी दीवार जो होती है वो थिन होती है, पतली होती है और लचीली होती है। और इनका काम क्या होता है, शरीर के सभी अंगों से, शरीर के सभी टिश्यू से ब्लड को खींच करके ला करके हार्ट में पहुंचाने का काम करता है, यानी कि ये टूवर्ड हार्ट चलती हैं। शरीर से ब्लड को हार्ट में लाने का काम कौन करती हैं, वो वेन्स करती हैं। वेन्स ऊपर होती हैं, प्रेशर कम होता है, और इसमें हमेशा मोस्टली जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है। ये अधिक गहराई में नहीं होती हैं, ये आप इनको ऊपर से ही इन नसों को आप देख सकते हो। और चूंकि ये क्या होती हैं, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट चलती हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ब्लड को लेकर के आती हैं, तो बैक फ्लो को रोकने के लिए इसमें जगह जगह पर वाल्व लगे होते हैं। तो वाल्व लगे होते हैं, ये इसकी खासियत है। वेन्स का मतलब हो जाता है, तो याद रखने के लिए वी फॉर वेन्स और वी फॉर वाल्व। तो जो वी से शुरू होगा उसी में वाल्व होगी, आर्टरी में वाल्व नहीं होती है। तो वाल्व किस में होती है, वेन्स में होती है, जो विपरीत गति को रोकने का काम करती है। इसमें ब्लड प्रेशर कम होता है, फ्लो कम होता है। इसकी ल्यूमेन जो होती है वाइड होती है, इसमें ल्यूमेन जो होती है वाइड होती है, थिन एंडोथीलियम होता है, थिन लेयर इसका जो है मस्कुलर इलास्टिन होता है, तो ये लेयर इसकी थिन होती है, और इसका ल्यूमेन आपका चौड़ा होता है, वाइड होता है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये इसकी खासियत होती है। सभी वेन्स में प्योर ब्लड बहता है, एक को छोड़ करके, उसका नाम है पल्मोनरी वेन। जैसे पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड बह रहा था, ऐसे ही पल्मोनरी वेन में जो होता है प्योर ब्लड बहता है। ये वेन क्या करती है, लंग्स से लेफ्ट वेंट्रिकल में, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड लाने का काम करती है। तो जो वेन लंग्स से प्योर ब्लड को लेफ्ट आरिकल में लाने का काम करती है, उसको क्या कहा जाता है, पल्मोनरी वेन कहा जाता है। तो ये जो होती है आपकी पल्मोनरी वेन, मात्र एक ऐसी वेन है जिसमें प्योर ब्लड सप्लाई होता है, मात्र एक ऐसी वेन है जिसमें प्योर ब्लड सप्लाई होता है। और
वेन्स में जो ल्यूमेन होता है ये क्या होता है, ये वाइड होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी जो भित्तियां होती हैं वो चिपकने वाली होती हैं, स्टिकी होती हैं। और इसके जो ट्यूनिका मीडिया है उसमें आर्टरीज की अपेक्षा कम जो है वो मसल फाइबर पाई जाती हैं। और मृत्यु के बाद भी इसमें रुधिर रहता है। तो ध्यान रखिएगा, इंसान मरने के बाद आर्टरी में आर्टरीज खाली हो जाती है, लेकिन वेन्स जो होती हैं वो ब्लड से भर जाती है। ये ध्यान रखिएगा, इंसान के या किसी जीव के मरने के बाद उसकी आर्टरीज यानी कि खाली हो जाती है, उसमें ब्लड नहीं रहता है, सारा ब्लड जो होता है वो धमनी शिराओं में आ जाता है। और शिराएं जो होती हैं वो रुधिर को एकत्रित करने का कार्य करती हैं, यानी कि सभी अंगों से ब्लड को वापस लाने का कार्य कौन करती हैं, वो वेन्स करती हैं। ये ध्यान रखिएगा, सभी अंगों से सभी ऊतकों से ब्लड को वापस लाने का काम कौन करती है, शिराएं करती हैं, यानी कि वेन्स करती हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। किसी भी क्षण किसी भी मोमेंट में 30% ब्लड जो होता है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में बहता है, और उसमें से आर्टरीज में बहता है। 5% जो होता है वो कैपिलरीज में होता है, और 65% जो होता है आपका वो वेन्स में होता है। यानी कि एक समय में अगर टोटल ब्लड की सप्लाई हम देखते हैं तो उसमें 30% जो होता है वो आपका आर्टरीज में होता है, 5% आपका जो है वो कैपिलरीज में होता है, और 65% आपका जो होता है वेन्स में होता है। यानी सबसे ज्यादा ब्लड जो होता है एक समय में वो वेन्स में होता है, 65% होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है कि अगर हम लोग धमनी और शिराओं में प्रमुख अंतर करने का बात करें तो ये कुछ पॉइंट के आधार पे आप यहाँ पर अंतर कर सकते हैं। धमनी जहां पर रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, यानी हार्ट से ऑर्गन की ओर ले जाती है, वही वेन्स जो होती हैं ब्लड को ऑर्गन से हार्ट की ओर ले जाते हैं। उल्टा चलता है ये। धमनियां अगर देखी जाए तो ये रेड कलर की होती हैं, अंदर इतनी होती हैं कि आप उसको देख तो नहीं सकते, लेकिन वो रेड कलर की होती हैं। जबकि वेन्स आप ऊपर से देख सकते हैं, ये गहरे लाल या नीले बैगनी रंग के होते हैं, जो आपको ऊपर से नीले या बैगनी रंग के दिखाई देते हैं। धमनियों में वाल्व नहीं होता है क्योंकि ये ग्रेविटी के एलॉन्ग चलते हैं। इसमें वाल्व होता है क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट चलते हैं, बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। आर्टरीज जो होती हैं शरीर में गहराई में स्थित होती हैं, जबकि वेन्स जो होती हैं वो सतह पर स्थित होती हैं। आर्टरीज की जो दीवारें होती हैं, वॉल जो होती है वो थिक होती है और मस्कुलर होती है, जबकि इनकी दीवारें पतली होती हैं और फ्लेक्सिबल होती है वेन्स की। इसकी जो ल्यूमेन होता है यानी आंतरिक गुहा जो है, जो ल्यूमेन है वो नैरो होता है, और वेन्स का जो ल्यूमेन है वो अपेक्षाकृत वाइड होता है, ब्रॉड होता है। खाली हो जाने पर ये चिपकती नहीं है, जब ये खाली होती हैं तो ये चिपकती नहीं है, जबकि वेन्स खाली हो जाने पर क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं आपस में। पल्मोनरी धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त जाता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, जबकि पल्मोनरी वेन को छोड़ करके बाकी सभी में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो ये मेन अंतर है, आपको 8 इनको आपको ध्यान रखना है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि धमनी और शिराओं में प्रमुख अंतर क्या होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये 8 अंतर आपको याद होने चाहिए। आर्टरी जो होता है ब्लड को हार्ट से अंगों की ओर ले जाता है, वेन्स अंगों से हार्ट की ओर लेकर के आता है। आर्टरीज लाल रंग की होती है, वेन्स नीले बैगनी रंग के हो सकते हैं। आर्टरीज में वाल्व नहीं होता है, वेन्स में वाल्व होता है।
आर्टरीज गहराई में पाए जाते हैं शरीर में, वेन्स ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। आर्टरीज की दीवार जो होती है मोटी और मस्कुलर होती है, वेन्स की दीवार पतली और फ्लेक्सिबल होती है। आर्टरीज की ल्यूमेन जो है वो नैरो होता है, वेन्स का ल्यूमेन जो होता है वाइड या ब्रॉड होता है। आर्टरीज खाली होने पर वो स्टिकी नॉन स्टिक होते, चिपकते नहीं है। वेन्स खाली होने पर चिपक जाते हैं। पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड बहता है, बाकी आर्टरीज में प्योर ब्लड बहता है। पल्मोनरी वेन्स में इम्प्योर ब्लड बहता है, बाकी वेन्स में जो होता है वो इम्प्योर ब्लड बहता है। तो ये डिफरेंसेस आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आती है ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं। ब्लड कैपिलरीज को आप समझ सकते हैं इस प्रकार से, जब कोई आर्टरी प्योर ब्लड लेकर के किसी ऑर्गन टिश्यू में इंटर करती है, तो ऑर्गन में इंटर करने से पहले वो फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है और वो उस कैपिलरीज के फॉर्म में बहुत पतली पतली नलिकाओं के रूप में टूट जाती है। और वो पतली नलिकाएं ही क्या करती हैं, टिश्यू को चारों ओर से घेर लेती हैं और वहां से एक्सचेंज करती हैं मटेरियल का। तो आर्टरीज जो होती हैं वो ही आगे चल करके फाइन जो है वो ट्यूब में या फाइन कह सकते हैं आप उसको, छोटी छोटी नलिकाओं में टूट जाते हैं और वही जो है प्रत्येक जो है वाहिनी क्या कहलाती है, आपकी कैपिलरीज कहलाती है। और फिर जब ये वहां से ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो वही वेन्स का निर्माण कर लेते हैं। अगर इस डायग्राम से अगर आप समझें तो आपको कुछ इस प्रकार से समझ में आएगा। ये देखिएगा, ये आर्टरीज आ रही है, ये आपका बीच में मान लीजिए कोई टिश्यू ऑर्गन है, तो ऑर्गन में इंटर करने से पहले आपने देखा कि ये आर्टरीज क्या हुई हैं, वितरिकाओं में तब्दील हो गई हैं, यानी कि फाइन कैपिलरीज में टूट गई हैं। और फिर देखिए इसमें ब्लड को प्योर ब्लड आया था, रेड कलर से दिखाया जा रहा है। फिर जब ये सब ऑक्सीजन को सप्लाई कर देगा, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड दे देगा, फिर यहाँ से CO2 को लेके आगे चलेगा, फिर ये सब मिल करके वेन्स का निर्माण कर लेती है। तो ऑक्सीजन को देने के बाद ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है और ये वेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो किसी टिश्यू में जो ब्लड की सप्लाई होती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है, O2 की होती है, वो कैपिलरीज के द्वारा ही होती है। तो ये सबसे पतली जो है रुधिर नलिकाएं होती हैं, सबसे पतली जो है ये ब्लड वेसल्स होती हैं जो धमनियों को सिराओं से जोड़ने का काम करती है। जैसे आप कहेंगे किसी ऑर्गन से आर्टरी कब शुरू होती है और वेन कब शुरू होती है, तो ऑर्गन के ऊपर, टिश्यू के ऊपर क्या होता है, कैपिलरीज होती हैं और जहां से ब्लड आता है वो सोर्स आर्टरी होता है और जहां से कैपिलरीज ब्लड को वापस देती हैं वो आपका वेन हो जाता है। प्रत्येक वाहिनी जो होती है चपटी कोशिकाओं की एक परत बनी होती है। ये पोषक पदार्थों, वेस्ट मटेरियल, गैस आदि पदार्थों को ब्लड एवं सेल के बीच आदान प्रदान करने का काम जो कौन करता है, वो कैपिलरीज ही करती है। कैपिलरीज इतनी फाइन होती हैं कि किसी सेल को या किसी टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स देने का या वहां से गैसेस एक्सचेंज करने का काम जो होता है वो कैपिलरीज के द्वारा ही संभव हो पाता है, वरना नहीं हो पाएगा। इसको आपको ध्यान देना है। रुधिर कोशिकाओं का, यानी कि रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं, ब्लड कैपिलरीज का निर्माण कैसे होता है, इसको आप देखिएगा। तो आर्टरीज जो होती हैं वो ब्रांच में बटी होती हैं जिन्हें आर्टियोल्स कहते हैं। यानी कि एक मोटी आर्टरी अगर आ रही है तो ये क्या करती है, पहले जो है वो छोटे छोटे ब्रांच में टूट जाती है, इसको क्या कहेंगे, आर्टियोल्स कहते हैं। ऐसे देखिएगा, ये अगर आपकी आर्टरी है तो ये क्या है, आपके आर्टेरियोल्स होते हैं। विभिन्न कोशिकाओं में प्रवेश कर महीन शाखाओं में हो जाते हैं। अब ये मान लो किसी ऑर्गन में आना है तो ये और जो है वो क्या होगा, पतले पतले ब्रांचों में ये डिवाइड हो जाता है और पतले पतले ब्रांचों में डिवाइड हो जाता है। यही जो पतले पतले ब्रांच डिवाइड हुए हैं यही क्या कहलाते हैं, आपके कैपिलरीज कहलाते हैं। ये सभी कैपिलरीज जो होती हैं
संयोजित होकर के वेन्यूल्स बन जाते हैं। वेन्यूल्स बन जाते हैं, ये क्या बन जाएंगे, ये वेन्यूल्स बन जाएंगे। ये मान लो वेन्स आ रही थी, यहाँ पे ऐसे आप देखेंगे, यहाँ से वेन्स, ये आपकी वेन्स आ रही थी, तो वेन्स में अलग अलग जो है क्या हो गए थे, ये वेन्स थी, और ये क्या थे, ये वेन्यूल्स थे, ये वेन्स थी, तो ये वेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आर्टरीज हो जाती है, आर्ट्रियोल्स होते हैं, और फिर बीच में क्या होते हैं, कैपिलरीज होते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, वेन्यूल्स होते हैं, और फिर क्या होंगे आपके, वेन्स होते हैं। तो इस प्रकार से आप पूरा सिस्टम यहाँ पर चलता रहता है। किसी भी टिश्यू में विभिन्न पदार्थों जैसे फूड हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सब के डिफ्यूजन द्वारा एक्सचेंज जो होता है वो रुधिर से कोशिकाओं में वो कैपिलरीज के द्वारा ही संभव होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, उसी के द्वारा क्या हो जाता है, ये संभव हो पाता है। कई अर्थों में अगर देखा जाए तो संपूर्ण शरीर में फैले रुधिर कोशिकाओं के जाल रुधिर प्रसंचरण के सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं, क्योंकि यहीं पर ब्लड और टिश्यू की कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ये आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। फिर बात आती है कि ब्लड सर्कुलेशन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक आपका होता है क्लोज्ड। दोनों में अंतर क्या है, तो ओपन जो होता है, इस प्रकार के तंत्र में ब्लड जो होता है कुछ समय के लिए रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित रहता है तथा अंत में रुधिर नलिकाओं से खुले स्थान में आ जाता है। यानी कि इनमें क्या होगा, जैसे मान लो एक कॉकरोच है, इसमें क्या हो जाता है कि इसमें पूरा जो है वो एक इसी पूरी बॉडी में जो है ब्लड फ्लो होता रहता है, इसी में पूरा बॉडी में ब्लड फ्लो होता रहता है। ऐसे इसमें कोई भी रुधिर नलिकाएं जो है डेवलप नहीं होती हैं। इस प्रकार का जो संचरण है वो कॉकरोच में, झींगा मछली में, इंसेक्ट जो होते हैं, स्पाइडर आदि में जो सर्कुलेशन पाया जाता है वो ओपन पाया जाता है। इस तंत्र में जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है, और उसकी गति भी क्या होती है, बहने की कम होती है, और ब्लड परिसंचरण जो होता है वो कम समय में पूर्ण हो जाता है। जैसे तिलचट्टे में देखा जाए तो ब्लड सर्कुलेशन का साइकिल जो होता है वो 5 से 7 मिनट में पूर्ण हो जाता है। 5 से 7 मिनट में पूरा चक्र जो होता है वो पूर्ण हो जाता है। जबकि क्लोज्ड की अगर बात की जाए, क्लोज्ड में जो होता है कि पूरा तंत्र जो होता है वो बंद नलिकाओं के अंदर होता है। इसमें ब्लड प्रेशर अधिक होता है और तीव्र गति से बहता है। इसमें पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है वो टिश्यू फ्लूइड के द्वारा होता है, और इस प्रकार का जो तंत्र होता है सभी कशेरुकियों में यानी कि ऑल वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सभी में ये पाया जाता है, चाहे फिश हो, चाहे आपके एम्फीबियंस हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, चाहे एप्स हो, चाहे आपके मैमल्स हो। मनुष्य में बंद होने के साथ साथ डबल सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, क्लोज्ड डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ये विशेषता है मनुष्य के सर्कुलेशन की। तो मनुष्य में जो होता है क्लोज्ड और दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। मनुष्य का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये दो भागों से मिलकर के बना होता है। एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज जो है सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने की थी। ये नाम आपसे पूछता है, ध्यान रखिएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम की मनुष्य में विलियम हार्वे ने जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की सबसे पहले खोज की थी। और इसमें जो है मुख्य जो है वो जो ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल होता है
वो आपका ब्लड होता है। यानी कि इस वाले भाग में सबसे अधिक किसका महत्व होता है? ब्लड का फ्लो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। और वहीं पर लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका लिम्फ का परिवहन होता है। अब आप पूछेंगे लिम्फ क्या होता है? तो लिम्फ बराबर याद रखिएगा, जब हम क्या करते हैं, लिम्फ किसे कहते हैं? ब्लड में से जब हम आरबीसी को हटा देते हैं तो जो भाग बचता है वो क्या कहलाता है? लिम्फ कहलाता है। लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस आरबीसी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लिम्फ कह देते हैं। तो उसको हम लोग अलग पढ़ेंगे किस प्रकार से उसका सर्कुलेशन होता है। ब्लड सर्कुलेशन तंत्र में जो 3 चीज जिम्मेदार होती हैं वो आपका कौन कौन सा है? एक तो हार्ट, आर्टियोल्स, आर्टरीज और वेन्स। इसमें हम लोगों ने धमनियों के बारे में पढ़ लिया है और शिराओं के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि मानव का हृदय कैसा होता है और किस प्रकार से ये काम करता है, इस पे चर्चा करते हैं। हृदय की वक्त हम बात करते हैं तो हमारा जो हार्ट होता है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो मीजोडर्म होती हैं उसी लेयर से जो है इसका निर्माण होता है। ये हमारी बॉडी का सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन होता है जो संपूर्ण शरीर में ब्लड को पंप करने का काम करता है। ये आप ध्यान रखिएगा। मनुष्य का हृदय जो होता है मस्कुलर होता है और जो मसल्स होती हैं वो एक विशेष प्रकार की स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं जिसको क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स कहते हैं। कार्डियक मसल से बना होता है और ये शंक्वाकार होता है, कोनिकल होता है, इन्वर्टेड कोन शेप में होता है ये। और इसका अगर आकार की बात की जाए तो ये क्लोज्ड क्लंच फिस्ट के बराबर होता है। क्लंच्ड फिस्ट यानी कि बंद मुट्ठी के बराबर इसका जो है वो आकार होता है। इसका वजन अगर हम बात करते हैं तो ये 250 ग्राम के आसपास इसका वजन होता है। 250 से 300 ग्राम के आसपास हार्ट का वजन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो होता है दोनों फेफड़ों के बीच, थोरैसिक कैविटी में दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है और स्लाइटली टिल्ट टूवर्ड लेफ्ट, हल्का सा बाईं ओर ये झुका होता है। दोनों फेफड़ों के बीच, पसलियों के नीचे दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है और हल्का सा बाईं ओर झुका होता है, स्लाइटली टिल्ट टूवर्ड लेफ्ट। ये आपको ध्यान देना है। और ये एक मोटी झिल्ली से, थिक मेम्ब्रेन से जो होता है घिरा होता है, उस झिल्ली का नाम है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। तो हमारा हार्ट जो होता है एक विशेष प्रकार के झिल्ली से घिरा होता है जिसका क्या नाम है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से हमारा हार्ट जो है वो कवर्ड रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये कार्डियल मेम्ब्रेन जो होती है इसमें 3 मेम्ब्रेन होती हैं। एक आपका होता है एंडोकार्डियम, अंदर की ओर जो लेयर होता है, मायोकार्डियम होता है और इसके बीच जो बाहरी लेयर आपकी होती है आपकी ये विसरल लेयर, पेराइटल लेयर और फाइब्रस लेयर होती है। इसके बीच में एक पेरिकार्डियल कैविटी होती है। इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है, जो इसको शॉक लगने से, जर्क लगने से और कहीं जो है कोई प्रेशर पड़ता है तो उससे एक प्रकार का जो है वो उसको हार्ट की रक्षा करने का काम करता है। ये कैविटी में जो फ्लूइड भरा होता है, स्पेस जो होता है, तो इसमें भरे हुए द्रव को पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं, जो हृदय को बाहरी आघातों से बचाने का काम करता है। बाहरी आघातों से बचाने का काम करता है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। अलग अलग जंतुओं में चैम्बर की संख्या अलग अलग होती है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि फिश में कितने चैम्बर होते हैं तो 2 चैम्बर होते हैं।
एक आर्ट्रिया और एक वेन्स होते हैं। एम्फीबियंस में जो होते हैं वो 3 चैम्बर होते हैं। रेप्टाइल में भी 3 चैम्बर होते हैं क्रोकोडाइल को छोड़ करके। क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, और पक्षियों में और मैमल्स में जो होते हैं वो 4 चैम्बर होते हैं। तो ये चैम्बर आपको ध्यान रखने हैं कि अलग अलग एनिमल में हार्ट चैम्बर अलग अलग होते हैं। फिश में 2 चैम्बर होते हैं। एम्फीबियन जैसे मेढक हो गया, सलामेंडर हो गया, ब्यूफो हो गया, हाइला हो गया, इन सब में आपके 3 चैम्बर होते हैं। रेप्टाइल का मतलब आपका हो गया जैसे आपका बिच्छू, सॉरी छिपकली हो गया, सांप हो गया, है ना, टर्टल हो गया आपके, ये सब जो है 3 चैम्बर। लेकिन क्रोकोडाइल हो गया उसमें आपके 4 चैम्बर होते हैं। एप्स पक्षी वर्ग में और मैमल्स में जो होते हैं उसमें भी 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर जो होते हैं उसमें दायां और बायां अलिंद शामिल होता है, जिसको राइट और लेफ्ट ऑरिकल कहते हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, राइट आर्ट्रियम और आपके लेफ्ट आर्ट्रियम। ऊपर वाले चैम्बर को आर्ट्रियम कहते हैं और ये लेफ्ट और राइट वाइड होता है, और नीचे वाले को निलय कहते हैं, इसको दायां और बायां निलय कहा जाता है। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ये आप देख रहे हैं नीचे वाला जो पोर्शन आपका ये ब्लू में दिख रहा है, ये आपका क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे क्या है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि वेंट्रिकल की जो दीवार आपको काफी मोटी दिख रही है, और ऑरिकल में आपकी दीवार जो है काफी पतली होती है। ये ध्यान रखिएगा। दाएं और बाएं अलिंद जो होते हैं हृदय के चौड़े अग्रभाग होते हैं, और दोनों एक दूसरे से सेप्टम के द्वारा अलग होते हैं। यहाँ पर एक सेप्टम होता है जो दोनों राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम को क्या करते हैं, अलग करने का काम करते हैं। तो जो ये सेप्टा अलग करता है इसको इंटर ऑरिकुलर सेप्टा कहा जाता है। यानी कि वो पट्टी जो दोनों आर्ट्रियम को सेपरेट करने का काम कर रही है उसको इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछ लेता कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहाँ पर होता है, तो ये दोनों आर्ट्रियम को सेपरेट करने का काम करते हैं। दोनों आर्ट्रियम को सेपरेट करने का जो काम कर रहा है उसका नाम क्या है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम क्या करता है, दोनों लेयर को डिवाइड करने का, सेपरेट करने का काम करता है। वहीं पर दायां और बायां जो निलय होते हैं, निचले वाले जो होते हैं वो सकरे पश्च भाग में स्थित होते हैं। यानी कि जो जब आप इन्वर्टेड कोन आप बनाते हो, इन्वर्टेड कोन आप बनाते हो तो आपको कुछ इस प्रकार का ये दिखाई देता, ऐसे दिखाई देगा। तो ये वाला भाग आपका सकरा होता है, ये नैरो ब्रॉड होता है। तो सकरे वाले भाग में क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, और चौड़े वाले भाग में ऊपर क्या होते हैं, ऑरिकल होते हैं। इन दोनों को अलग करने का जो सेप्टा होता है उसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा कहते हैं। यानी कि पहला चैम्बर और दूसरे चैम्बर को जो अलग करेगा वो इंटर ऑरिकुलर सेप्टा कहलाएगा, और नीचे के जो वेंट्रिकल को सेपरेट करेंगे दोनों को वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा कहलाएंगे। ऊपर की जो दीवार होती है ये पतली होती है, और नीचे वाली इंटरवेनिकुलर सेप्टा की दीवार जो होती है वो अपेक्षाकृत मोटी होती है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो सेप्टा है ये आपका क्या कहलाता है, आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। ये देखिए मोटी है, और ऊपर वाले क्या कहते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टा। ये आप देखिए यहाँ पर क्या है, पतला है। बाएं निलय की दाएं दीवार निलय की दीवार की अपेक्षा तिगुनी या दुगुनी चौगुनी मोटी होती है। यानी कि इधर वाली आपकी जो दीवार है, बाएं निलय की दीवार जो होती है दाएं निलय की दीवार की अपेक्षा तिगुनी या चौगुनी मोटी होती है। यानी कि इधर वाली ज्यादा मोटी होती है। साथ ही साथ दायां अलिंद और दायां निलय एक छिद्र के द्वारा खुलते हैं। इस छिद्र को क्या कहा जाता है, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर कहते हैं। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए
जो राइट ऑरिकल है वो राइट वेंट्रिकल में जो खुल रहा है वो एक छिद्र से खुलता है। इस छिद्र का क्या नाम है? राइट एट्रिकुलो वेंट्रिकुला अपर्चर कहते हैं। यहाँ पे होता है जिसमें खुलता है, और एक छिद्र पर एक ट्राइकस्पिड पाया जाता है जो रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने देती है लेकिन वापस नहीं आने देता है। ये आप देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका ट्राइकस्पिड होता है जिसको एंट्री वेंट्रिकुलर वाल्व कहा जाता है। ये क्या करता है? हार्ट को राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में तो आने देता है लेकिन राइट वेंट्रिकल से वापस राइट ऑरिकल में जाने से रोक देता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व पूछेगा कहाँ पे होता है, तो आप कहोगे कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो रास्ता प्रदान करता है ब्लड को जाने का, ये बैक फ्लो को रोकता है ब्लड के, उसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार आपका जो बायां अलिंद है, बाएं निलय में बायां अलिंद निलय छिद्र होता है जिसको लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर कहते हैं। जैसे यहां पर था वैसे यहां पर आप देखेंगे ये वाला आपका होगा, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? ये कहे लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर कहलाता है। इसमें भी क्या होता है कि एक वाल्व होता है जो राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को तो आने देता है लेकिन बैक फ्लो को रोक लेता है। इसको बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। बाइकस्पिड वाल्व जो होता है ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। इसको मिट्रल वाल्व कहा जाता है। मिट्रल का मतलब होता है कि जो पॉप होते हैं गिरजाघरों में, उनके पॉप की जो मुकुट होता है उसके आकार का कुछ दिखता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मिट्रल वाल्व कहते हैं या इसको बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे पास दो वाल्व हमने अभी देखी, एक राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और एक वाल्व देखी हमने लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच जो होते हैं उसको ट्राइकस्पिड कहते हैं। लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच जो होता है वाल्व, इसको हम लोग मिट्रल वाल्व या उसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। जो रक्त को बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाने तो देता है किंतु विपरीत दिशा में वापस आने नहीं देता। बाएं निलय के अगले भाग की बाईं ओर एक बड़ी जो है पल्मोनरी आर्क होती है। तो यहीं से दाएं जो आपका राइट वेंट्रिकल होता है वहीं से एक पल्मोनरी आर्क निकलती है और वहां पर एक अर्धचंद्राकार वाल्व होता है, सेमी ल्यूनर वाल्व होता है। तो ये आप देखिएगा सेमी ल्यूनर वाल्व कहाँ होता है, जिसको पल्मोनिक वाल्व भी बोल देते हैं। तो ये अगर आप देखें यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम को अगर आप बड़ा करेंगे, इसको आप डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा, ये देखिए ये आपका राइट ऑरिकल वेंट्रिकल हो गया। ये जो आगे की ओर जा रहा है ये पल्मोनरी आर्क कहलाता है, या पल्मोनरी, ये जो है पल्मोनरी आर्क, यहाँ से जो है वो पल्मोनरी लंग्स की ओर जाता है। तो पल्मोनरी आर्क में जब ये ओपन करता है तो यहाँ पर एक वाल्व होता है। ये वाल्व क्या करता है? ब्लड को पल्मोनरी आर्क में जो जाने देता है वहां से वापस आने में रोकता है। तो इस वाल्व को कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। तो सेमी ल्यूनर वाल्व भी दो होते हैं। एक कहां पे होता है? राइट और वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्क के बीच में, जो ब्लड को राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्क में जाने तो देता है लेकिन वहां से वापस आने के लिए वो उसको रोक देता है। ऐसे ही एक सेमी ल्यूनर वाल्व जो होता है वो आपके लेफ्ट साइड में होता है, वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा जो होता है, एरोटा के बीच में पाया जाता है। इसको आप देखिएगा,
इस वाल्व के कारण रुधिर जो है दाएं निलय से पल्मोनरी आर्क में जाता है, लेकिन वहां से वापस नहीं आ पाता। पल्मोनरी आर्क आगे की ओर, दाईं ओर, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज बढ़ जाती है, जो रुधिर को, जो आपको लंग्स को जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। यानी कि ये आपकी वेंट्रिकल हो जाती है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से जो है पल्मोनरी आर्क में जो है ब्लड जाएगा, और ये दो भागों में बढ़ जाएगा, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये इम्प्योर ब्लड सप्लाई करेगा लंग्स को। और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्क के बीच में जो है यहाँ पर क्या होगा, वाल्व होगा, जिसको कहेंगे सेमी ल्यूनर वाल्व। ये वाल्व क्या करता है, ब्लड को राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्क में तो जाने देता है, लेकिन वापस इसको आने से रोक देता है। बिल्कुल ऐसे ही क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो आपका होता है, अगले भाग के दाएं कोने में यानी कि राइट कॉर्नर में एरोटा या एरोटिक आर्क निकलता है। जैसे वहां पर पल्मोनरी आर्क निकला था, वैसे यहाँ पे क्या निकलता है, एरोटिक वाल्व निकलता है। तो एरोटिक वाल्व जो आर्क होती है, उसमें जो होती है एक सेमी ल्यूनर वाल्व पाई जाती है, जो रुधिर को लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा की ओर जाने देती है, लेकिन वापस आने के लिए वो उसको वहीं पर रोक देती है। शरीर के सभी भागों में जाने वाली धमनियां जो होती हैं, महाधमनी आर्क से ही निकलती हैं, फेफड़ों को छोड़ करके। तो फेफड़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी शरीर में जो जाने वाली आर्टरीज होती हैं, वो कहाँ से निकलती हैं, एरोटिक आर्क से ही निकलती हैं। तो राइट आपका जो ऑरिकल होता है, उसमें दो अग्र महाशिराएं होती हैं, प्री केबल वेन्स और एक पोस्ट केबल वेन्स में खुलती हैं, जो शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रुधिर दाएं अलिंद में लाती हैं। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हार्ट होता है, उसके जो पहला चैम्बर होता है यानी कि राइट ऑरिकल होता है। तो राइट ऑरिकल में दो जो होती हैं वो अग्र महाशिराएं होती हैं, एक प्री केबल वेन्स और एक पोस्ट केबल वेन्स होती है, जो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध खून को ला करके इसको जो है वो डाल देती हैं। और बाएं अलिंद में जो है वो पल्मोनरी वेन्स खुलती हैं, जो फेफड़े से प्योर ब्लड लेकर के आती हैं। तो ये जानकारी आपको इतनी इसमें होनी चाहिए थी। इसको अगर और थोड़ा सा आप समझेंगे तो ये देखेंगे, ये आपका होता है सुपीरियर वेना केवा। ये ऊपर की जो बॉडी का ब्लड है इम्प्योर, उसको लेकर के आती है। और नीचे से आप देखी जा रही है इन्फीरियर वेना केवा, ये लोअर बॉडी से लेके आती है। तो इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, ये दोनों ब्लड को राइट आर्टरियम में डाल देती हैं, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड जब राइट आर्टरियम में आ जाता है, तो वहां से फिर ये क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में आता है ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, और यहाँ से फिर ये पल्मोनरी आर्क में जाता है, सेमी ल्यूनर वाल्व लगा होता है यहाँ। फिर ये पल्मोनरी आर्क जो होती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाती है। लंग्स में ब्लड क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। फिर वहां से पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आपका किस में आता है, ये देखिए पल्मोनरी वेन के थ्रू ये लेफ्ट आर्टरियम में प्योर ब्लड आता है। लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रियम में आने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि एरोटिक वाल्व, या इसको हम लोग सेमी न्यूरल वाल्व कह सकते हैं, उसके द्वारा ये एरोटा में खुलता है। और एरोटा जो होती है, आर्क जो होती है, अलग अलग ऑर्गन्स में जो है आर्टरीज को सप्लाई करने का काम करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि हृदय की क्रियाविधि, मैकेनिज्म कैसी है। तो शरीर में रुधिर का जो प्रसंचरण होता है, वो पंप
की क्रिया द्वारा संपन्न होता है, यानी कि पंपिंग होती है वहां पर। तो हृदय पंपिंग करके क्या करता है, ब्लड को पूरी बॉडी में फ्लो करता है। हृदय कार्य करने की दो अवस्थाएं होती हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। हृदय के कार्य करने की दो अवस्थाएं होती हैं। एक कहलाता है सिस्टोल कंडीशन, इसमें प्रकुंचन होता है, जिसमें आपका जो वेंट्रिकल होता है वो सिकुड़ता है और उसमें भरे हुए रुधिर जो है वो महाधमनियों में पंप कर दिए जाते हैं। तो प्रथम अवस्था को क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं, जिसमें निलय सिकुड़ते हैं और उनमें भरे रुधिर को महाधमनियों में पंप कर दिया जाता है। बात समझ में आई आपके नहीं है कि प्रथम अवस्था को प्रकुंचन यानी सिस्टोल कहते हैं, जिसमें निलय सिकुड़ते हैं और उनमें भरे रुधिर को महाधमनियों में पंप कर दिया जाता है। तो सिस्टोल में क्या होगा, आपका वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड जो होगा वो कहाँ जाएगा, महाधमनियों में जाएगा और आपका किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्क में जाएगा। तो उस समय क्या हो जाता है, सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन हो जाते हैं और आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बंद होते हैं कि उल्टा ब्लड बैक ना हो जाए। ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी अवस्था जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी डायस्टोल कहलाती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आपके वेंट्रिकल होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं और जब वेंट्रिकल एक्सपेंड होने का मतलब है कि जो आरिकल में जो ब्लड है वो आपका वेंट्रिकल में आ जाए। उस समय क्या होगा कि दोनों सीमी ल्यूनर वाल्व बंद होने चाहिए, वरना ब्लड क्या हो जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा और दोनों आपके जो ट्राइकस्पिड है और बाइकस्पिड है ये खुल जाते हैं। तो सिस्टोल के समय आपको ध्यान देना है, सिस्टोलिक कंडीशन में क्या होता है, आपके जो वेंट्रिकल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और सेमी ल्यूनर वाल्व जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन होते हैं और आपका जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड है ये क्लोज्ड होते हैं। जबकि डायस्टोल में क्या हो जाता है, वेंट्रिकल जो होता है रिलैक्स होते हैं, उसमें आरिकल से ब्लड जो होता है वेंट्रिकल में आता है। उस समय सेमी ल्यूनर वाल्व दोनों बंद हो जाते हैं और आपका जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड है वो ओपन हो जाता है। और ये घटना जो होती है ध्यान रखिएगा, एक बार सिस्टोल होना और एक बार डायस्टोल होना, दोनों को मिला करके हार्ट बीट कहा जाता है। दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, हार्ट बीट कहा जाता है। तो हार्ट बीट का मतलब हो गया एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। एक बार सिस्टोल होगा यानी एक बार सिकुड़ेगा फिर एक बार फैलेगा, दोनों मिला करके एक हार्ट बीट कहा जाता है। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि एक सिस्टोल होने में, एक सिस्टोलिक कंडीशन में 0.3 सेकंड लगता है और एक डायस्टोल होने में 0.5 सेकंड लगता है। यानी कि सिस्टोल और डायस्टोल दोनों को होने में टोटल 0.8 सेकंड लगता है। यानी एक हार्ट बीट में टोटल 0.8 सेकंड लगता है। एक बार दिल को धड़कने में 0.8 सेकंड लगता है। तो एक बार दिल को धड़कने में 0.8 सेकंड, तो 60 सेकंड में कितनी बार धड़केगा, तो लगभग 75 बार इसका मैथमेटिकली आता है। तो 75 पर मिनट जो है आपका क्या हो जाता है, बात करिएगा इसको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक सामान्य या स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में लगभग 72 बार क्या होता है, ये धड़कता है। 72 बार जो है ये लगभग धड़कता है। परंतु जब कड़ी मेहनत या व्यायाम करते हैं तो ये धड़कन बढ़ करके 1 मिनट में 180 बार तक भी हो सकती है। और ध्यान रखिएगा, जब एक बार हमारा हार्ट धड़कता है उसमें 70 ml ब्लड जो है ये फ्लो होता है। एक बार यानी कि 0.8 सेकंड में हमारा हार्ट जो है वो 70 ml ब्लड पंप करता है। तो अगर एक बार में 70 ml कर रहा है
तो 72 बार में कितना करेगा, तो 72 बार में 70 गुणे 72 यानी कि 5040 ml, यानी कि लगभग 5 लीटर, यानी 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है वो 5 लीटर ब्लड पंप करता है। तो एक हार्ट बीट में जितना ब्लड पंप होता है उसी को हम लोग कह देते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml होता है। तो ब्लड का जो वॉल्यूम होता है जो 1 मिनट में फ्लो होता है उसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम कह देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा वो। और हृदय की धड़कन के समय दोनों अलिंद एक साथ संकुचित होते हैं और फिर दोनों निलय एक साथ जो है वो क्या हो जाते हैं, संकुचित होते हैं। ये क्रिया होती है, एक साथ संकुचित होते हैं। लेकिन ब्लड का आप इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। सिस्टोल में देखिए क्या हो रहा है, ये सिकुड़ेगा तो देखिए ये दोनों सेमी ल्यूनर वाल्व जो है ओपन हो जाते हैं और इधर वाला देखिए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों क्या हैं, बंद हो जाते हैं। और ये ब्लड जो होता है ये पल्मोनरी आर्क में और इधर आपका एरोटा में चला जाता है। वहीं आप देखिए डायस्टोल में क्या हो रहा है कि ये देखिए दो, ये क्या रिलैक्स होते हैं। तो जब रिलैक्स होता है तो ये दोनों वाल्व आपके क्या हैं, बंद हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व। और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड देखिए ओपन हो गए हैं। तो यहाँ से आपका ब्लड वापस आता है और ये क्या हो जाता है कि ये दोनों राइट आर्टिकल लेफ्ट आर्टिकल से ब्लड अंदर आ जाता है। तो ये क्रिया बार बार होती रहती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हृदय की धड़कन दाहिने अलिंद के ऊपरी भाग में स्थित ऊतकों के एक समूह से शुरू होती है जिसे एसे नोड कहा जाता है। यानी कि आपका जो हार्ट होता है, इस हार्ट का जो दाया अलिंद होता है ये वाला, यहाँ पर एक क्या हो जाता है, टिश्यू का एक बंच होता है, एक गुच्छा होता है, नोड होता है। इसको कहते हैं एसए नोड कहते हैं। यहीं से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है। और इसी के पास एक दूसरा गुच्छा और होता है जिसको एवी नोड कहते हैं। यहाँ पे एक और होता है, इसको क्या कहा जाता है, एवी नोड कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होकर के ये एवी नोड को दे देता है और एवी नोड इसको क्या करता है, आगे की ओर पूरे वेंट्रिकल की दीवार में इसको सप्लाई कर देता है। इसी ऐसे नोड को क्या कहा जाता है, पेस मेकर कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो पेस मेकर कुछ और नहीं है, यही साइनो ऑरिकुलर नोड को ही क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। हृदय के भीतर जो संकुचन और शिथिलन होता है वो इम्पल्स के प्रसारण विद्युत रासायनिक तरंग के रूप में होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के फॉर्म में होता है। और ये वेव्स जो होता है वो ऐसे नोड से प्रारंभ होता है और निलय की दीवारों में जाता है। ये जो वेव्स, जो इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स जो डेवलप हो रही हैं, इनको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग करते हैं जो वैद्युत रिकॉर्ड करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स में जो चेंज आते हैं उसको रिकॉर्ड करता है। और इसमें जो ग्राफ बन के आता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। इसको आपको ध्यान देना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें जब आप हार्ट में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको पी क्यू आर एस टी इस तरह के पीक्स बन के आती हैं। पी ऊपर होगा, क्यू नीचे होगा, आर ऊपर होगा, एस नीचे होगा और फिर टी होगा। इस प्रकार से अगर बनती हुई पीक्स आ रही है, वो पीक्स जो होती है ये वोल्टेज और टाइम के बीच में बनाया जाता है। वोल्टेज और टाइम के बीच जो ग्राफ बनता है यही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ कहलाता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है किसके बीच बनता है, वोल्टेज और टाइम के बीच में बनता है। अगर इसमें फ्लक्चुएशन होता है, सही से नहीं बन रहा होता है, इसका मतलब आपका हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है। और अगर ये सीधा हो गया है तो इसका मतलब इंसान की डेथ हो गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है इसका इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है।
दूसरी चीज होती है हार्ट बीट, हृदय का स्पंदन। तो हृदय के क्रमिक या नियमित संकुचन को हृदय स्पंदन कहते हैं। हार्ट बीट क्या होता है कि सिक्वेंशियल और रेगुलर जो संकुचन हो रहा है उसी को हृदय स्पंदन या हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट जो होती है सामान्य रूप से 72 प्रति मिनट होनी चाहिए और जिसमें 5 लीटर रुधिर का पंपिंग होता है। सबसे पहले दाएं और फिर तुरंत बाएं अलिंद में संकुचन होता है, जिसके कारण रुधिर अलिंदों से निलयों में पंप हो जाता है। दाएं एवं बाएं निलयों के साथ तीव्र आकुंचन होता है और निलयों का रुधिर धमनियों में चला जाता है। तो ये बार बार होता रहता है। इसमें आप ध्यान देंगे कि जो आपका हार्ट बीट जो मापी जाती है वो यहाँ पर हमारी जो कलाई होती है उसमें रेडियल आर्टरी होती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि हार्ट बीट को किससे नापा जाता है, इसको पल्स कहते हैं। तो पल्स को हम लोग किससे नापते हैं, रेडियल आर्टरी से नापते हैं। रेडियल आर्टरी से इसको नापा जाता है। रेडियल आर्टरी से पल्स को नापते हैं। अगर पल्स रेट नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, अगर पल्स रेट नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको ट्रैकीकार्डिया कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि ट्रैकीकार्डिया क्या होता है, ट्रैकीकार्डिया तो ब्लड प्रेशर का पल्स रेट का बहुत ज्यादा हो जाना, पल्स रेट का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, वो ट्रैकीकार्डिया कहलाता है। और अगर पल्स रेट बहुत कम हो जाता है तो उसको ब्रेडीकार्डिया कहा जाता है। ब्रेडीकार्डिया, ये दोनों टर्म याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। ट्रैकीकार्डिया क्या होता है और ब्रेडीकार्डिया क्या होता है। तो जब पल्स रेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको ट्रैकीकार्डिया कहते हैं और जब पल्स रेट बहुत कम हो जाता है तो उसको ब्रेडीकार्डिया के नाम से जाना जाता है। और इसको हम लोग रेडियल आर्टरी से यहाँ पर पकड़ करके पल्स रेट को नापते हैं। पल्स रेट के साथ साथ एक चीज और आपको जाननी चाहिए, वो आपका होता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है, तो पल्स प्रेशर जो आपका होता है ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर से डायस्टोलिक प्रेशर को घटा देते हैं, जो वैल्यू आती है उसको हम लोग पल्स प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर जो होती है नॉर्मली वो 120 होती है और डायस्टोलिक नॉर्मली 80 होती है। तो दोनों का जो माइनस करके आता है वो 40 आ जाता है। यानी कि पल्स प्रेशर नॉर्मली कितना होता है, 40 होना चाहिए मिलीमीटर एचजी में। तो पल्स प्रेशर जो नॉर्मली वो मिलीमीटर एचजी में कितना होना चाहिए, 40 के आसपास होना चाहिए। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये है, हृदय का जो बीट है उसको रेगुलेट कहां कहां से होता है। तो ध्यान रखिएगा, हृदय की धड़कन का जो एक प्रकार की ऑटोनॉमस प्रक्रिया है, स्वचालित प्रक्रिया है, क्योंकि हमारा हृदय जो होता है एक स्पेशल प्रकार के मसल से बना होता है जिसको कार्डियक मसल्स कहते हैं। इसकी टेंडेंसी ये होती है, इसमें कभी थकान नहीं आती है। हृदय आराम कब करता है, तो कहेंगे बिटवीन टू कार्डियक साइकिल, दो हृदय की धड़कनों के बीच में जो है हृदय आराम करता है। और ये जो इसका धड़कन का जो चाबी है, जो पेस मेकर है, वो आपका साइनो ऑरिकुलर नोड यानी कि एसए नोड होता है। मस्तिष्क का जो रेगुलेशन होता है वो हाइंड ब्रेन जो आपका होता है, रोम्बोसेफलान जो होता है, उसके मेडुला ओब्लांगाटा में इसका नियंत्रण केंद्र होता है। यानी कि हमारा जो मस्तिष्क होता है वो हाइंड ब्रेन के मेडुला ओब्लांगाटा से नियंत्रित होता है। इस केंद्र को कार्डियक सेंटर कहा जाता है। इस केंद्र को क्या कहते हैं, कार्डियक सेंटर कहा जाता है। अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्मोन्स में एक तो थायरॉक्सिन हार्मोन और दूसरा एड्रेनलिन हार्मोन।
स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन होते हैं। तो ये दोनों जो है वो क्या करते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। थायरॉक्सिन हार्ट बीट को रेगुलेट करता है और एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन भी हार्ट बीट को नियंत्रण करने का काम करता है। इस प्रकार न्यूरल और हार्मोनल रेगुलेशन के अलावा शरीर में उपस्थित कुछ रासायनिक पदार्थ भी होते हैं जो हृदय की गति को नियंत्रित करते हैं। तो मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगाटा, थायरॉक्सिन हार्मोन और एड्रेनलिन हार्मोन के अलावा कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ये ब्लड के पीएच को कम करके गति को बढ़ा देता है। यानी कि अगर CO2 एक प्रकार की क्या होती है, एसिडिक गैस है, और ये अगर रहेगा ब्लड में ज्यादा तो पीएच कम हो जाएगा, और पीएच कम होने से हार्ट बीट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अम्लीयता जो होती है हृदय की गति को अधिक कर देता है, तथा बेसिसिटी जो होती है वो हृदय की गति को कम कर देता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर CO2 ज्यादा हो जाता है तो हृदय काम करना बढ़ जाएगा, हृदय गति बढ़ जाती है, और अगर CO2 कम हो जाता है तो हृदय की गति जो हो जाती है वो कम हो जाती है। ये भी एक समस्या है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बात आती है ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर को आपको ध्यान देना है कि ब्लड के द्वारा धमनियों की आंतरिक दीवार पर संकुचन के समय दीवार पे जो प्रेशर अप्लाई होता है ब्लड के द्वारा, उसी को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन इनर वॉल ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग सिस्टोलिक कंडीशन, संकुचन के समय रक्त जो है जितना प्रेशर धमनियों की आंतरिक दीवार पे देता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, धमनी या सिराओं दोनों वेन्स पे, वो क्या कहलाता है, आपका ब्लड प्रेशर कहलाता है। इस दाब को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब सिस्टोलिक प्रेशर को नापा जाता है तो इसको मिलीमीटर पारे के स्तंभ पर नापते हैं, और इसकी वैल्यू आती है 120 मिलीमीटर Hg आती है सिस्टोलिक प्रेशर संकुचन के समय। और जब रिलैक्सेशन होता है यानी कि अनुशीतलन होता है, डायस्टोलिक कंडीशन जो होती है उसमें जो प्रेशर डेवलप होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। ये डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है इसको मेजर किया गया तो ये 80 मिलीमीटर Hg के आसपास, यानी कि सिस्टोलिक यानी कि जब हृदय में संकुचन होता है उस समय धमनियों पर प्रेशर ज्यादा होता है, और जब डायस्टोलिक कंडीशन होती है यानी कि जब शीतलन होता है उस समय दीवारों पर प्रेशर कम होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीमीटर Hg होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो आपका होता है वो 80 मिलीमीटर Hg के आसपास होता है। ये आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। सामान्यतः जो इसका सामान्य दाब होगा वो 80 होता है, और इसको लिखने का जो तरीका होता है वो आपका सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक, S/D में लिखते हैं। सिस्टोलिक जो होता है वो 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है। इसको हम लोग मिलीमीटर Hg में इंडिकेट करते हैं, ऐसे लिखते हैं 120/80। विभिन्न व्यक्तियों में जो ब्लड प्रेशर होता है एज के अनुसार, सेक्स के अनुसार, जेनेटिक्स के अनुसार, शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुसार अलग अलग होता है। यानी कि हर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर एक जैसा नहीं होता है। ब्लड प्रेशर जो होता है वो अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है उसकी उम्र कितनी है, उसका सेक्स मेल फीमेल में भी अलग अलग होता है। हेरिडिक कैरेक्टर्स भी डिफाइन करते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसा होगा, और उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति भी डिसाइड करती है कि उसका ब्लड प्रेशर कितना होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए एक यंत्र होता है जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। ये देखिएगा, ये आपका जो डायग्राम में दिखाया गया यंत्र है, इसी से ब्लड प्रेशर को नापा जाता है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस जो आपका एक पारा भरा होता है, सब मरकरी भरा होता है, इसमें निशान लगे होते हैं 130, 120 और ये 80 वाला स्टूडेंट होता है। ये पंप होता है जिससे आपको वहां पे उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे दाहिने हाथ के जो है बाह में इसको बांध दिया जाता है। दाहिने हाथ में क्यों बांधते हैं, जिससे कि हार्ट के नजदीक होता है और ये हार्ट के पैरेलल होता है, इसीलिए यहाँ पर इसको बांध करके इसको नापा जाता है। इस यंत्र को कहा जाता है स्फेग्मोमैनोमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड प्रेशर को किसमें मापा जाता है, तो आप कहोगे स्फेग्मोमैनोमीटर के द्वारा इसको नापा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 150 और 90 हो जाए, यानी कि सिस्टोलिक 150 हो जाए और सिस्टोलिक 90 हो जाए, तो इस घटना को कहा जाता है हाइपरटेंशन कहेंगे। हाइपरटेंशन की स्थिति हो जाती है ये, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कह लेते हैं। ये स्थिति अधिक भोजन करने से, भय के समय, चिंता के समय, दुखी होने पर, ये सब कारण जिम्मेदार होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। अगर आप ज्यादा चिंता में हैं, ज्यादा दुखी हैं, आपके अंदर किसी चीज का भय है या आपने अधिक भोजन कर लिया है, उस समय आपका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन की स्थिति में आप चले जाते हैं। हाइपरटेंशन की अवस्था कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाती है अंदर ही और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग से जो है वो कभी कभी आपको मस्तिष्क में जम जाएगा तो ब्रेन हैमरेज हो सकता है, और कभी कभी रक्त हृदय की जो वाहिनी है वो फट गई है, उसमें जम गया है खून, तो हार्ट स्ट्रोक हो जाता है। तो हार्ट स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज जो होता है वो रक्त वाहिनियों के फट जाने से, इंटरनल ब्लीडिंग से हो जाता है। और हाइपरटेंशन हो जाने से मस्तिष्क की रक्त कोशिकाएं फट जाती हैं और मस्तिष्क को रक्त और उसके साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा नहीं मिल पाती है और मस्तिष्क सामान्य रूप से काम करना बंद कर देता है। ये कहलाती है हाइपरटेंशन। दूसरी ओर अगर किसी का ब्लड प्रेशर 100 और 50 हो जाए, यानी कि सिस्टोलिक 100 हो जाए और डायस्टोलिक 50 हो जाए, इसको कह देते हैं हाइपोटेंशन कह देते हैं। ये कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपोटेंशन की कहलाती है। हाइपोटेंशन की कहलाती है। हाइपोटेंशन में हृदय की संकुचन अवस्था और तीव्रता दोनों में कमी आ जाती है, धमनियां फैल जाती हैं और रक्त की कमी हो जाती है। यही कारण है कि रक्त का दाब कम हो जाता है। तो रक्त दाब होता कम क्यों है कि धमनियां यहाँ पर फैल जाती हैं, और जब धमनियां फैल जाएंगी तो जगह ज्यादा है, ब्लड कम है, तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर नापा गया था वो 1733 में एस हेल्थ ने नापा था और एक घोड़े का नापा था। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर किसका नापा गया था, हॉर्स का नापा गया था 1733 में। एस हेल्थ ने नापा था। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि सबसे पहले किसमें ब्लड प्रेशर की माप की गई थी, तो घोड़े में मापा गया था। एस हेल्थ ने इसको मापा था 1733 में। एक चीज यहाँ पे आपको और ध्यान देनी है, वो आपका क्या है, इसको कहा जाता है हार्ट साउंड। एक याद रखिए, हार्ट साउंड क्या होता है, हृदय की आवाज। तो ये दो प्रकार की होती है, लब और डब। ये क्या होती है, जो आपके वाल्व होते हैं, वाल्व के जो आवाज होती है उसी को लब और डब आवाज सुना जाता है। जब सिस्टोलिक कंडीशन होती है, जब सिस्टोलिक कंडीशन होती है उस समय क्या होता है, आपका जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड होते हैं ये दोनों क्या हो जाते हैं, बंद होते हैं। यहां पर आवाज आपकी आती है लब। और जब डायस्टोलिक कंडीशन होती है उस समय आपके जो सेमी ल्यूनर वाल्व है ये दोनों बंद हो जाते हैं, यहां पर आवाज आती है डब की। तो हार्ट की जो लब और डब की आवाज है ये सिस्टोलिक की होती है, इसको फर्स्ट साउंड कहते हैं, और ये आपकी जो डब होती है इसको सेकंड साउंड कहते हैं।
सिस्टोलिक की साउंड लब होती है और डायस्टोलिक की साउंड क्या होती है आपकी, डब होती है, DUB डब। इन दोनों साउंड को सुनने के लिए एक हम लोग यंत्र का यूज करते हैं जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, हार्ट के साउंड को सुनते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो हार्ट के साउंड को सुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप का। ये स्टेथोस्कोप जो होता है ये भौतिक विज्ञान के मल्टीपल रिफ्लेक्शन सिद्धांत पर काम करता है। भौतिक विज्ञान के मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बहुल परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। तो ये पूरी जानकारी आपको दी गई। अब एक जल्दी से आपको मैं बता देता हूं कि हार्ट जो होता है उसमें पूरी बॉडी में सिस्टेमिक, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हम बॉडी से हार्ट की ओर ब्लड को लेके जाते हैं। तो पहले बॉडी से जो पूरा ब्लड है किसी भी टिश्यू से, वो पहले कैपिलरीज में रहता है। कैपिलरीज से ब्लड वो वेन्यूल्स में आता है, वेन्यूल से वेन्स में आता है, वेन्स में जाने के बाद वो वेना केवा में आता है, वेना केवा में जाने के बाद ये राइट ऑरिकल में आता है, राइट ऑरिकल से ये राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्क में जाता है। पल्मोनरी आर्क में दो होती हैं, डिवाइड हो जाती है, पल्मोनरी राइट पल्मोनरी आर्टरीज और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। ये दोनों ब्लड को लंग्स में ले जाती हैं। लंग्स में क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, CO2 बाहर निकल जाता है, O2 अंदर आ जाता है। अब हार्ट लंग से प्योर ब्लड लेकर के आती है आपकी पल्मोनरी वेन। ये वेन क्या करती है, ब्लड को ला करके लेफ्ट ऑरिकल में डाल देती है। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जो आता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है वो एरोटा में जाता है। एरोटा क्या करती है, उसको फिर से पूरी बॉडी में अलग अलग आर्टरीज में डिस्ट्रीब्यूट करके पूरी बॉडी को ब्लड को सप्लाई कर देती है। फिर आर्टरी जो होता है वो आर्ट्रियोल में कन्वर्ट होता है और आर्ट्रियोल जो होता है कैपिलरीज में कन्वर्ट होकर के पूरे ऑर्गन को, अलग अलग ऑर्गन को ब्लड की वो सप्लाई कर देता है। इस प्रकार से पूरे बॉडी में ब्लड का क्या है, फ्लो होता रहता है। इस तरह से अगर आपने इसको समझा है तो यहाँ पर आज हम लोगों ने जो देखा वो मेन चीज आपकी क्या थी, एक बार हम यहाँ पे आपको दोबारा से इसको सारा जल्दी जल्दी 5 मिनट में बता देते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोगों ने सर्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया था, क्या होता है हमने उसको डिस्कस किया। इसके बाद सर्कुलर तंत्र के कार्य क्या क्या होते हैं, लब डब की आवाज जो होती है कैसे आती है वो हम लोग ने आप डिस्कस किया। और हृदय रुधिर नलिकाएं, इसमें एलिमेंट्री एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, हार्ट ब्लड वेसल्स, इसकी चर्चा की हम लोगों ने। ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती हैं, धमनियां हमारी होती हैं उसकी डिस्कस किया हम लोगों ने। और हम लोगों ने डिस्कस किया वेन्स को डिस्कस किया। वेन्स के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर कैपिलरीज को डिस्कस किया। कैपिलरीज के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज कैसे बनती हैं उसको डिस्कस किया। और फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम को, ओपन किस में पाया जाता है कैसा होता है, क्लोज किस में पाया जाता है कैसा होता है। और हम लोगों ने फिर हृदय धमनियों के बारे में, हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ा, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हार्ट कैसे काम करता है और हार्ट का मैकेनिज्म कैसे होती है, इसको हम लोगों ने देखा, पूरा मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा इसका। डायस्टोल क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है, हार्ट स्ट्रोक क्या होता है, पेस मेकर क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ECG क्या होता है, हार्ट बीट क्या होती है, पल्स रेट क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट कौन कौन करता है, इसको हमने देखा। ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है, और हम लोगों ने ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, ट्रेकिकार्डिया क्या होता है, स्फेग्नोमीटर कैसे काम करता है, क्या होता है, इसको हमने देखा। और हम लोगों ने हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है, और साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टेथोस्कोप का काम क्या होता है, लब डब की साउंड कब आती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर इसको डिस्कस की। तो ये था पूरा आज का हमारा सेशन, कैसा लगा इसको आप बताइएगा। और ये मेरा यहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इससे आप जुड़ करके मेरे वीडियो को, मेरी PDF को प्राप्त कर सकते हैं, आप मेरे लेक्चर को प्राप्त कर सकते हैं, जो भी आप लेक्चर देखना चाहें उसको आप वहाँ से देख सकते हैं।
यहाँ पर मेरा SS01 कोड दिया हुआ है। इससे अगर आप मेरा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स दोनों पर। वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़्यादा लोगों को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।